गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नगरीय भूगोल के अंध युग के बारे में करेंगे। यह 450 से 1000 ईसा के बाद का समय है। यूरोप में अंध युग का प्रारंभ ईस्वी 5वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य के पतन से प्रारंभ होता है। इस समय से लेकर प्रथम सहस्त्राब्द की समाप्ति तक लंबी अवधि में आल्प्स के उत्तर में रोमकालीन नगरीय जीवन की समाप्ति हो गई थी। भारत का अंध युग हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर महमूद गजनी के आक्रमणों के पहले तक माना जा सकता है, लेकिन भारत के अंध युग में यूरोप के विपरीत छोटे छोटे प्रदेशों के राजाओं ने गढ़ों के रूप में काफी संख्या में नए नगरों का विकास किया। विशेषतः उत्तर भारत के राजपूतों ने। अतः भारत में अंध युग का जो तात्पर्य हम लेते हैं वो ऐतिहासिक अज्ञानता और अस्थिरता से ही लेते हैं, जबकि यूरोप में नगरों का विकास न केवल रुका हुआ था अपितु उनका पतन भी हुआ तथा कई क्षेत्रों में नगरीय जीवन गायब सा ही हो गया। इस अवधि में भी भूमध्य सागरीय तट के नगरों तथा प्रशासकीय अस्थिरता से अप्रभावित बिजेंटाइन और मुस्लिम प्रशासन के नगरों का विकास जारी था। 7वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम का विस्फोट अरब देशों और उत्तरी एवं पूर्वी अफ्रीका के नगरीय विकास के लिए बड़ी घटना थी। 571 और 711 के बीच इस्लाम के आक्रमण के कारण जर्मन राज्य, जो कि यूरोप में पश्चिम की तरफ स्थित थे, और बेजेंटाइन साम्राज्य, जो यूरोप में पूर्व की तरफ थे, के बीच व्यापार संबंध भंग हो जाने से भी नगरों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा। क्योंकि आपके जब व्यापार ही खत्म हो जाएगा तो नगरों के अंदर जो जीवन शैली थी वो ज्यादातर व्यापार पर ही आधारित थी। उस समय में इस्लाम का प्रभाव मध्य एशिया के पूर्व स्थापित नगरों पर कम पड़ा। प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से प्राचीन साम्राज्य ढह गए तथा नए नगरों की स्थापना हुई। अरबों के प्रभुत्व स्थापन तथा नगर निर्माण की क्रिया के कारण उत्तरी अफ्रीका में और फिर पूर्वी अफ्रीका के तटीय भागों में बहुत से नगरों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख हैं टिम्बक्टू, कानो, मोम्बासा, किल्वा, गेदी, ट्यूनिस तथा काहिरा। आप सब इन नगरों को मानचित्र पर भी लोकेट करें और अपनी मनस्पटल पर इनको ध्यान रखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि ये प्राचीन नगरों का या मध्य या अंध युग के नगरों के उदाहरण दीजिए, तो आपको नगर पता होने चाहिए। इसी समय बगदाद नगर का निर्माण या हम कहें पुनर्जन्म 765 ईसा के बाद आसपास किया गया। नगर का वृत्ताकार घेरा इस समय 2 मील अर्धव्यास के लिए था तथा इसके बारे में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जनसंख्या 4,80,000 थी। मुस्लिम लोगों की राजधानी के रूप में इसका इतना विकास हुआ कि चांदलर के अनुसार 775 और 935 ईसा के बीच यह विश्व का सबसे बड़ा नगर था, लेकिन सहस्त्रक की समाप्ति तक इसके इस गौरव का पतन हो चुका था। इस अवधि में चरमोत्कर्ष जो इसका था वो 932 ईसा में इसकी जनसंख्या 11 लाख के आसपास थी। 800 ईसा तक प्रसिद्ध नगर मक्का भी 1 लाख आकार का हो चुका था। अंध युग में एक और विशाल नगर चांगान 7वीं शताब्दी के मध्य में बगदाद के आगे निकल गया और वो विशालतम नगर बन गया। इस समय यह तांग वंश के अधीन चीन की राजधानी के रूप में था। हनोई की स्थापना 767 ईसा में हुई। ये जो भी सन मैं यहाँ पर बोल रहा हूं वो आप उसको ईसा के बाद के, मतलब अभी वर्तमान जो समय है ईसा के मृत्यु के पश्चात वाला, वो वाला समय है। नेपाल की वर्तमान राजधानी काठमांडू की स्थापना 724 ईसा
बाद में 18,000 मकानों के निर्माण के साथ हुई। दक्षिणी अमेरिका में 800 ईसा तक अमेजन बेसिन एवं प्रशांत तट के मध्यवर्ती क्षेत्र के कुछ नगरों का जन्म संभवतः प्रशासकीय प्रयासों और वहां की जो प्रशासन की वरीयता हैं उनकी वजह से देखने को मिला। इन नगरों में प्रमुख थे टुम्बेस, विल्काशुआमान, विनाक तथा तियाहु आनाको। टुम्बेस लगभग 900 ईसा से 15वीं शताब्दी तक शक्तिशाली साम्राज्य का गढ़ था। लगभग 950 ईसा में स्थापित क्विटो, ये क्विटो जो है ये इक्वेडोर की राजधानी होता था। नगर 14वीं शताब्दी तक क्विटो साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित होता रहा। क्विटो को छोड़कर महाद्वीप के लगभग सभी बड़े नगरों का जन्म यूरोपीय उपनिवेशीकरण के दौरान हुआ। यूरोपीय रूस में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी उपनिवेशीकरण के कारण हुए नगरीय जीवन का प्रथम जन्म वास्तविक साकार अवस्था में 600 और 1100 ईसा के बीच में ही हो पाया, जब कीव यूक्रेन की राजधानी है, रोस्टोव और नोवोगोरोड जैसे नगरों की स्थापना हुई। मॉस्को की छोटी बस्ती इस समय एक किला तथा क्रेमलिन पर केंद्रित थी। जापान में भी लगभग 400 ईसा के आसपास के प्रथम नगरीय निर्माण विस्फोट के बाद 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नगरीय जीवन लगभग ठप अवस्था में पड़ा रहा। रोम साम्राज्य के पतन के बाद की यूरोप में पहले के कुछ नगरीय स्थलों का विकास पादरी के स्थान के रूप में था, या तो धार्मिक प्रशासकीय केंद्रों के रूप में किया गया जिनमें व्यापारियों और शिल्पियों के लिए भी स्थान दिया गया। ब्रूजेस, एंटवर्प, हैम्बर्ग, प्राग, वार्सा, फ्रैंकफर्ट am Main तथा बुडा, जो बाद में पेस्ट के साथ मिलकर बुडापेस्ट बना, इत्यादि नगरों की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। अंध युग में अन्य नगरों के जीवित रहने की बड़ा कारण जो था वो गिरजाघर ही था। अंध युग के यूरोप में नगरीय विकास की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कार्य था वो था घनी जो उपजाऊ मिट्टी वाली घाटियां मैदान थे, उनके जंगलों को साफ करके और दलदली भूमि को ठीक करने के साथ साथ कृषि उपनिवेशीकरण के दौरान उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के भागों में गांव के तंत्र का विकास करना, क्योंकि आपके पास उपजाऊ भूमि ज्यादा होगी तो कृषि अच्छी होगी तो गांव के विकास होएगा, जिससे अंध युग की समाप्ति के आसपास व्यापार का पुनर्विकास हुआ और इस प्रकार आने वाले मध्य युग के नगरों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। ये हम पढ़ रहे हैं अंध युग के बाद। अब जो पढ़ेंगे वो है मध्य युग, और मध्य युग का जो समय है वो 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। नगरीय विकास के इतिहास में मध्य युग यूरोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस युग में महाद्वीप के नगरों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई और अधिकांश वर्तमान नगरों की स्थापना या विकास इसी अवधि में देखने को मिला। नगरों की आकारीय वृद्धि के लिए इस युग का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इन्हें गुने बड़े नगर ही थे जो 50,000 जनसंख्या के ऊपर पहुंच पाए थे, और अधिकांश नगरों की जनसंख्या काफी कम, 1000 से भी कम थी। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में लंदन जैसे रोमन युग के शहर की जनसंख्या का अनुमान केवल 40,000 का लगाया गया। तो 1000 और 1400 ईस्वी के बीच पश्चिमी और मध्य यूरोप रूस में मानव बस्तियों का अत्यधिक विस्तार हुआ, जिससे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। 14वीं शताब्दी की समाप्ति तक न केवल पश्चिमी और मध्य यूरोप में नगरों एवं गांवों का जाल बिछ गया, बल्कि बस्तियों के प्रसार या स्थापना का यह क्रम उत्तर में 60 डिग्री अक्षांश के उस पार के कोणधारी वनों और जाड़े में जमे हुए समुद्रों के किनारों तक पहुंच गया तथा पूर्व में बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच स्थित मध्य यूरोप के वृत्त सीमा या बॉर्डरलैंड हम जिसको कहें कि जंगलों और अर्धशुष्क स्टेपीज में जाकर विलीन हो गया। इस अवधि की समाप्ति तक चीन के अधिकांश प्रमुख नगरों का भी जन्म हो चुका था।
जापान में भी नगरीय जीवन का नवीनीकरण एवं विस्तार हुआ तथा भारत में कुछ प्रारंभिक पतन के बाद नगरों का पुनरुत्थान देखने को मिला तथा नए नगरों की स्थापना प्रशासकीय दृष्टि एवं प्रयासों से भी की गई। उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को साम्राज्य ने भी नगरीय विकास में हाथ बटाया। अंध युग के अंतिम 2 दशकों में यूरोप में परिवर्तनों की शुरुआत हुई जो आगे चलकर मध्य युग के नगरीय विकास में सहायक बना। 9वीं शताब्दी में भी व्यापार का पतन जारी था तथा नगरों का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि से ही प्राप्त होता था। इस समय के नगरों में मध्यवर्ती जो जनसंख्या तथा सांप्रदायिक संगठन मौजूद थे। पश्चिम यूरोप के इस समय के नगरों में धार्मिक एवं सैन्य संबंधी पहलुओं की प्रधानता थी। नगर लोगों के इकट्ठा होने तथा धार्मिक क्रियाओं को करने के केंद्र होने के अतिरिक्त राजनीतिक न्यायिक केंद्रों तथा छोटे स्थानीय बाजार केंद्रों के रूप में भी कार्य कर रहे थे। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में छोटे छोटे किलों का निर्माण शुरू हुआ जो धीरे धीरे सब जगह फैल गए। स्थानीय भाषाओं के अनुसार इन्हें बरो नाम दिया जाते हैं था। उस समय एक दीवार और एक खाई के साथ ये किले प्राय गोलाकार रूप में होते थे जिनके भीतर शासकों का सुरक्षित निवास होता था। इन किलों के साथ प्राय एक छोटा या बड़ा गिरजाघर भी देखने को मिलता था क्योंकि पहले ही बताया मैंने आपको कि ये पादरी के आसपास केंद्रित होते थे। अन्न के भंडार होते थे यहाँ पर। इस समय ये किले वाले स्थान नगरों के रूप में न होकर सैन्य निर्माणों के रूप में अधिक थे जिनमें धार्मिक प्रशासकीय कार्य गौण थे। इन किलों की स्थापना अधिकतर सामरिक महत्व के मार्ग केंद्रों पर की गई तथा पहले से मौजूद रोमन दीवारों की मरम्मत या विस्तार करा गया जिससे अधिकतम सुरक्षा महसूस की जा सके। प्रथम सहस्त्राब्दी की समाप्ति या उसके आसपास के समय में जो परिवर्तन सबसे प्रमुख थे वो थे व्यापार। विशेषतः लंबी दूरी का जो व्यापार है उसका पुनरुत्थान हुआ जिसके कारण नए और प्रभावशाली व्यापारिक समुदाय का उदय 10वीं शताब्दी में देखने को मिला। नगरीय जीवन की विविध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए व्यापारी, शिल्पी, कृषक तथा अन्य वर्गों के लोग नगरों की तरफ आकर्षित हुए। व्यापारी वर्ग नगरों के में शासकों का संरक्षण पाने के बदले उन्हें आवश्यकता एवं विलासता की सामग्रियां प्रदान करते थे। मध्य युग के नगरों के जन्म और उनकी वृद्धि का सबसे अधिक संबंध व्यापार से ही देखने को मिलता है, जिसके पुनर्विकास के साथ साथ व्यापारिक बस्तियों के रूप में बहुत से नगरों का उदय 10वीं शताब्दी एवं 11वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। उत्तरी फ्रांस की नदियों पर, जर्मनी में राइन के किनारे तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि की उत्तरी सीमा के सहारे कोलोन में, मागडेबर्ग तक दक्षिण फ्रांस में पूर्व की तरफ मेन घाटी से तथा डेन्यूब की निम्न भूमि पर हमें देखने को मिलता है। डेन्यूब घाटी में सबसे पूर्वी जो सीमा चौकी के रूप में थी वो वियना का उदय हुआ जिसका पुनर्निर्माण 1107 ईस्वी में हुआ था। इन प्रारंभिक नगरों का उदय प्राय उन महत्वपूर्ण संगम्य बिंदुओं पर किया गया जहां नौगम्य नदियां प्रमुख प्राकृतिक स्थलीय मार्गों से मिलती थी। व्यापारिक बस्तियों की स्थिति में संगम्यता के अतिरिक्त दूसरा प्रमुख तत्व सुरक्षा था। 12वीं शताब्दी में धीरे धीरे इन व्यापारिक बस्तियों ने स्वतः शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था तथा शताब्दी के मध्य तक सिविटाज शब्द का स्पष्ट उपयोग भी इन मध्ययुगीन या मध्यकालीन नगरों में हमें देखने को मिलने लगा। ये प्रारंभिक नगर जो सिविटास थे संख्या में बहुत अधिक नहीं थे। प्राचीन रोम के आधिपत्य के बाहर के क्षेत्रों में पहली बार नगरीय जीवन का उदय 12वीं शताब्दी के आसपास ही हुआ। मध्य युग के नगरों के जो उदय के पीछे एक और कारक ने काम किया वो था जंगलों को काटकर साफ करने के कारण कृषि का प्रसार हुआ, जिसके साथ साथ शिल्प कार्यों, स्थानीय व्यापार और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। कुछ निश्चित समय के
अंतर पर बड़े बड़े मेले लगते थे, जिसके कारण व्यापारी अधिक आकृष्ट होकर उन स्थानों पर नगरों की वृद्धि में सहायक होते थे। मध्ययुगीन नगरीय जीवन के निर्माण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में गिल्ड का विकास सर्वप्रथम जर्मनी, इटली और फ्रांस में 11वीं शताब्दी में ही हुआ। यद्यपि इसके बीज 3वीं शताब्दी में यूनान में दूसरे रूपों में देखने को हमें मिलते हैं। यह एक ही तरह के आर्थिक कार्यों में लगे हुए लोगों का स्वतंत्र संघ या संगठन था। जो मैं बात कर रहा हूं अभी, ये गिल्ड के बारे में कर रहा हूं। ये क्या था? आर्थिक कार्यों में जो लगे हुए थे उन लोगों का एक स्वतंत्र संघ, एक समूह बन जाता है, या सोसाइटी या कॉर्पोरेशन बन जाता है, उसको कहते थे, जिसका निर्माण चर्च तथा शासन के निर्देशन में अलग अलग कार्यों में लगे हुए लोगों ने किया। समयानुसार अपने वर्ग की उत्पादक जनसंख्या में मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से, जिससे नगरीय जीवन की आर्थिक प्रगति अधिकतम हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं थे, लेकिन मध्ययुगीन नगरीय जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापक एवं प्रमुख संस्थाओं में चर्च के बाद इन्हीं का स्थान देखने को मिलता है। स्वतः शासित इकाई के रूप में नगरों को जर्मनी द्वारा दी गई मान्यता और गिल्ड के विकास के कारण अंततः नागरिकों के अधिकार और सुविधाओं का विकास अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर देखने को हमें मिलता है। उपयुक्त परिस्थितियों में मध्य युग के यूरोप में जिन नगरों का उदय और विकास हुआ, उनमें दो तत्वों की प्रधानता थी। पहली, किसी सम्राट, शासक या पादरी का गढ़, जिसमें पादरी का कार्य धार्मिक तथा शासक का कार्य सैन्य शक्ति के द्वारा सुरक्षा, प्रशासन एवं क्षेत्रीय संगठन था। अतः प्रमुख संस्थाओं के रूप में गिरजाघर तथा प्रशासकीय संस्था के रूप में किले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देखने को हमें मिलता है। दूसरा जो कारक है वो है गढ़ पर केंद्रित व्यापारिक समुदाय एवं उनके साथ साथ शिल्प कार्यों या छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए लोग, जिन्होंने बाद में अपने अपने गिल्ड एवं कानूनी संविधान का भी विकास कर लिया था। अतः मध्ययुगीन नगरों में बाजार स्थान तथा धार्मिक, प्रशासकीय, सुरक्षात्मक इकाइयों तथा उनसे संबंधित दोनों तरह के कार्यों का समानांतर विकास हुआ। यूरोप के मध्ययुगीन नगरों के जन्म के बारे में कुछ अन्य तथा अत्यंत क्या कहना चाहिए, तथ्य स्पष्ट है कि नगर की सबसे बड़ी संख्या का जन्म 1200 और 1400 के बीच में हुआ। इस अवधि में हुए नगरीय विकास की तुलना अमेरिका के उस नगरीय विकास से की जा सकती है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। 13वीं शताब्दी में यहाँ एक संपन्न सभ्यता का विकास शुरू हुआ जो 1348 की काली मृत्यु तक चला। ये काली मृत्यु जो शब्द यूज हो रहा है, ये पता होना चाहिए। 1348 में एक प्लेग जैसी बीमारी हुई थी जो चूहों से जो मच्छर काटते थे, और मच्छर के काटने पर मनुष्य को जब वो मच्छर काटते थे तो एक बीमारी हुई थी जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए 1348 की काली मृत्यु इसको नाम दिया गया है। नए स्थापित नगरों में वही कानून चलता था जो पश्चिमी यूरोप में स्थित उनके पुराने नगरों में था। चूंकि नगरीय विस्तार की दिशा मुख्यतः पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण की तरफ थी, अतः पश्चिम यूरोप के नगरों में से ही मध्य एवं उत्तरी यूरोप में सांस्कृतिक घुसपैठ मुख्यतः जर्मनी के लोगों ने शुरू की, जिन्होंने अपने उपनिवेशीकरण एवं व्यापार के विस्तार से पूर्वी जर्मनी, मध्य यूरोप तथा बाल्टिक तट के अधिकांश नगरों की स्थापना एकदम नए सिरे के प्रयास से किया। नगरीय प्रसार की प्रक्रिया सब जगह लगभग एक जैसी देखने को हमें मिलती है। जर्मनी तथा स्वीडन के लोगों के व्यापार संबंध बेजेंटाइन से होने के कारण भी पूर्वी यूरोप एवं रूस में भी नगरीय जीवन के इन बीजों का प्रसार हमें देखने को मिलता है। नगरों का जन्म एवं विकास कई रूपों में हुआ। कई नगरों का जन्म चर्च या दुर्ग के आसपास उस पर आश्रित होकर हुआ, तो कुछ नगर प्रधानतः बाजार केंद्रों के रूप में विकसित हुए। जर्मन लोगों के कृषि उपनिवेशीकरण और व्यापार के विस्तार की प्रक्रिया में नगरों की स्थापना प्राय कृत्रिम रूप से ही देखने को मिलती है। नए सिरे से स्थापित इस प्रकार के नगर
अधिकतर नियोजित नगर थे जिनमें प्राय ग्रिड आयरन प्रतिरूप का ध्यान रखते हुए केंद्रीय क्षेत्रों को बाजार एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता था। मध्ययुगीन यूरोप में नए नगरों का जन्म हजारों में हुआ, जिनमें अधिकांश बहुत ही छोटे आकार के थे। पहले के नगरों का क्षेत्रीय विस्तार भी हुआ। मध्य युग के अंत तक रोम साम्राज्य की लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या का 10-15% भाग नगरों में निवास करता था। हॉलैंड का कोई भी नगर इस समय 10,000 से ऊपर की जनसंख्या का नहीं था। आम्स्टरडम तथा रॉटरडम अब भी छोटी बस्तियों के रूप में विकसित थे। बेल्जियम के 2 सबसे बड़े व्यापारिक औद्योगिक नगर घेंट तथा ब्रुजेस की जनसंख्या भूगोलवेत्ता पिरेनी के अनुसार लगभग 50,000 आकी गई है। मध्य युग के यूरोपीय नगरों के मकान प्राय 2 तथा कभी कभी 3 मंजिलों के होते थे, जो अक्सर लगातार पंक्तियों में स्थित होते थे, लेकिन उनमें एकाकीपन तथा आराम का सामान्य अभाव था और सफाई का पर्याप्त प्रबंध न होने से प्रदूषण की समस्याएं इनमें देखने को मिलती थी। हालांकि कुछ सार्वजनिक निर्माणों के लिए नलीयुक्त जल का प्रबंध मध्य युग की समाप्ति तक कर लिया गया था, लेकिन व्यक्तिगत आवासों के लिए व्यापक उपयोग 17वीं शताब्दी में ही देखने को मिलता है, जब लंदन के आवासीय क्षेत्रों में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था हुई। प्रथम सार्वजनिक सीवेज की जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है वो 1543 ईस्वी में साइलेसिया के बुंजुलो नगर में हुई। ये नोट करें आप, साइलेसिया के बुंजुलो नगर में, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बाजार स्थान, किला या दुर्ग तथा मुख्य गिरजाघर के अतिरिक्त मध्ययुगीन यूरोप के नगरों में मौजूद अन्य प्रमुख इकाइयां थी। मठ, जहां पर पूजा वगैरह के काम होते थे। टाउन हॉल, जहां पर प्रबुद्ध जन नगर के वो अपनी मीटिंग वगैरह करते थे। और फिर गिल्ड हॉल, जहां पर सामान्य नागरिक बैठकर अपनी बैठकें करते थे, तथा एक या अधिक प्रवेश द्वार के साथ दीवारें होती थी। ये उन सब समय के नगरों में सब में एक कॉमन विशेषता हमें देखने को मिलती है। शंघाई एक नगर के रूप में 1264 ईस्वी में अस्तित्व में आया। 781 ईस्वी में प्रांतीय राजधानी के रूप में प्राचीन नगर कैफेना, जो 960 ईस्वी से चीन के अधिकांश भाग की राजधानी था, विश्व का विशालतम नगर के रूप में 1102 ईस्वी तक उभरा तथा इसकी जनसंख्या 4,42,000 थी। हांगकांग भी 13वीं शताब्दी तक लगभग इसी टक्कर का नगर बन गया। अंगकोर, जो काफी दिनों तक कंबोडिया की राजधानी रहा है, पूर्व मध्य युग में 1 लाख से ऊपर का नगर था। यद्यपि अंध युग में मास्को एक छोटी बस्ती के रूप में था, 13वीं शताब्दी में ही यह एक वास्तविक नगर के रूप में उभर सका और रूस की राजधानी बना। कीव, जो काफी दिनों तक रूस की राजधानी रहा, 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा नष्ट किए जाने के पूर्व रूस के विशालतम नगरों में से था और पुनः इसे अपना पहले का आकार प्राप्त करने के लिए कई शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। रूस का तीसरा राजधानी नगर व्लादिमीर था। जापान में 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नगरीय जीवन में नई जान आई। जापान के 2 प्रमुख नगर क्योटो तथा कामाकुरा विश्व के बड़े नगरों में थे। क्योटो के आसपास ही लगभग 2 लाख जनसंख्या के साथ विश्व का 5वां नगर था, जबकि 13वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 2 लाख के आकार तक पहुंचने के बाद कामाकुरा का एकाकापन पतन देखने को हमें मिलता है। जापान के प्राचीनतम राजधानी नगर सकाई और नारा मध्य युग से ही संपन्न अवस्था में थे। 16वीं शताब्दी तक जापान में बहुत से दुर्ग नगर जैसे ईदो और हिरोशिमा इत्यादि का जन्म हो चुका था, लेकिन ये नगर बहुत छोटे थे। 12वीं शताब्दी में मोरक्को साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका में, वहां प्रसिद्ध नगर फेज जो 20,000 जनसंख्या का था और ये 2.5 लाख जनसंख्या के आसपास विश्व के विशालतम नगरों में से बन गया। तो आज हम पढ़ रहे थे अंध युग और मध्य युग के नगरों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में, वो कैसे बने, क्या हुआ। हम शीघ्र दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने अपनी अगली क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।